नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। 6 और 11 नवंबर को बिहार में होने वाला है चुनाव। इस चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पर, अखबारों में केवल महागठबंधन में खींचतान की खबरें पाएंगे, लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। लेकिन नीतीश ने बीजेपी को पटकनी दे दी है। दरअसल बिहार में एम फैक्टर नहीं चल पा रहा है। एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर, लेकिन एन फैक्टर यानी नीतीश कुमार फैक्टर बिहार में दौड़ रहा है। इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर है और बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान नखरे दिखा रहे हैं। लगातार सीट को लेकर बार्गेनिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे भी हो उनकी सीटें बढ़ जाएं। उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि मेरे पिताजी कहते थे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बहरहाल बीजेपी ने अब तक 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सबसे पहले भाजपा ने 56 उम्मीदवारों की नाम जारी किए। उसके बाद पता चला कि जिस उम्मीदवार के नाम भाजपा ने जारी किए हैं वो जिताऊ कैंडिडेट हैं, लेकिन वरिष्ठ और पुराने नेताओं को किनारे कर दिया है। कई कई बार के विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सिटिंग मंत्रियों को भी किनारे किया गया है। दरअसल शुरुआत की बीजेपी की 56 नामों की लिस्ट में 10 ऐसे नाम काट दिए गए जो अपने आप में कद्दावर नेता कहे जाते थे और सिटिंग एमएलए थे। आज बीजेपी ने फिर से एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 17 लोगों के नाम है। माफ कीजिएगा, 17 नहीं 12 लोगों के नाम है। उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम है। पहला नाम मैथिली ठाकुर, जो कि संगीत के क्षेत्र से आती हैं और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर की तारीफ की थी और उन्होंने 14 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन की और अब मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अली नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है एक्स आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा ने वीआरएस ली, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा का आनंद मिश्रा को टिकट नहीं दिया। आनंद मिश्रा ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उसके बाद अब बीजेपी ने आनंद मिश्रा को 19 अगस्त को पार्टी ज्वाइन कराई और अब आनंद मिश्रा को भी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। चुनाव को लेकर बिहार में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया गया है। मंत्री रहे सुरेश शर्मा का भी टिकट काट दिया गया है। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ASP और AJP के साथ गठबंधन किया है। अब तक 46 लोगों के नाम जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव, कांग्रेस और VIP पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार
कांग्रेस को बिहार में 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को एनडीए में 101 सीटें मिल रही हैं और नीतीश बीजेपी में लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन मुश्किल है। एम नहीं एन फैक्टर चल रहा है बिहार में। आप ये सब सोशल मीडिया पर तो देख लेंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आप एनडीए से जुड़ी हुई खबरें नहीं देखेंगे। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने एनडीए कुनबे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नहीं देखेंगे। केवल देखेंगे कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में अपनी रणनीति इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि एनडीए में लगातार खींचतान चल रही है। लेकिन गोदी मीडिया एंकरों को इस पर डिबेट करने से कोई मतलब नहीं और ना ही खबर दिखाने से। यदि यही सब महागठबंधन में हो रहा होता तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता, जैसा कि दिखाया भी जा रहा है। कांग्रेस को 61 सीटें मिलेंगी या नहीं, इस पर बातचीत चल रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच बातचीत हो रही है और सूत्र बताते हैं कि 18 सीटों पर तेजस्वी ने मुकेश सहनी को हरी झंडी दे दी है। देखना यह है कि राजद के पास कितनी सीटें होंगी, कांग्रेस के पास कितनी होंगी और वीआईपी को कितनी सीटें इस बार दी जाएंगी। वहीं प्रशांत किशोर इस चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी पार्टी स्वराज लगातार बिहार में अलग अलग मुद्दों को लेकर मुखर रही है। खास तौर से छात्र आंदोलन को लेकर पीके ने मौके पर जाकर छात्रों का साथ दिया है और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने, उनको इंसाफ दिलाने की बातें कही हैं, मगर चुनाव में वो कितना इफेक्ट डालेंगी ये तो पीके की रणनीति बताएगी। पीके को कहा जाता था कि पीके जिसको भी सलाह देते हैं सरकार उसकी बनती है। सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। 2014 में माना गया कि पीके ने ही बीजेपी की रणनीति बनाई और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। अब तक बीजेपी लीड बनाए हुए है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर विराजमान है, मगर बिहार में ये इफेक्ट नहीं चलता है। बिहार में दो इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लालू प्रसाद यादव के समर्थक और दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव के विरोधी। जो विरोधी हैं वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और जो लालू को पसंद करते हैं वो तो लालू को ही करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को भी कम आंकना बहुत गलत फहमी होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और रैलियां निकाली, जनता को संबोधित किया। संविधान हाथ में था, लोगों से पूछा तुम्हारे कितने वोट कटे हैं। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार में मुखर रूप से भूमिका निभाई। खैर, अब आगे क्या होगा फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में
सीटों पर लगातार तकरार, रूठना मनाना जारी है और 6 नवंबर, 11 नवंबर को मतदान है और परिणाम 14 नवंबर को आना है। उस दिन पता चल जाएगा किसकी रणनीति कामयाब रही और किसकी फुस हो गई। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।